अपनी कहानी जो जी चाहे वो लिखे। ओहो स्कूल टीवी से अब समझे और सीखे। सपनों के बादल में उड़ जाए। नॉलेज के जंगल में खो जाए। सपनों के बादल में उड़ जाए। नमस्कार, मेरा नाम तानवी हंस है और मैं एक फुटबॉलर हूँ। मैं फुटबॉल करीब 20 साल से खेल रही हूँ। 8 या 9 साल की उम्र में मैंने शुरू किया। मैंने एक्चुअली बॉयज के साथ खेलना शुरू किया और आज तक मैं बॉयज के साथ खेलती हूँ और बॉयज के साथ खेलना बहुत पसंद करती हूँ। मैंने दिल्ली स्टेट टीम के लिए खेला है, जूनियर, सब जूनियर, सीनियर कैटेगरी में। 3 साल के लिए मैं लंदन में भी खेल चुकी हूँ मशहूर क्लब्स के लिए, और अब मैं बैंगलोर में रहती हूँ जो कर्नाटका में है और मैं कर्नाटका स्टेट टीम की कैप्टन हूँ। लेकिन ये एपिसोड मेरे बारे में नहीं है, ये एपिसोड आपके बारे में है और आपकी फुटबॉल की जर्नी और आपकी फुटबॉल की शुरुआत के बारे में है। तो इसलिए मैंने ये आपके लिए फुटबॉल फील्ड बनाया है ताकि हम 3 चीज के बारे में बात कर सकें आज। फुटबॉल के बेसिक रूल्स क्या है, दूसरी बात फुटबॉल में पोजीशंस कौन सी खेली जाती हैं और आपको सबसे ज्यादा कौन सा सूट कर सकता है, और तीसरा आप अपनी इंडिविजुअल ट्रेनिंग में कौन सी चीज पे फोकस कर सकते हो ताकि आप बेहतर खिलाड़ी बन सको। चलो हम शुरू करते हैं फुटबॉल के बेसिक रूल्स के साथ। पहले जब हम मैदान में उतरते हैं तो मैदान का साइज कितना है। मैदान का लेंथ करीब 100 मीटर होता है, 10 मीटर ऊपर नीचे हो सकता है, और उसका विड्थ या ब्रेथ है 45 मीटर और 90 मीटर्स के बीच, ठीक है, करीब 60 मीटर्स एवरेज। जो लेंथ की तरफ लाइंस है उनको टच लाइंस कहते हैं या साइड लाइंस, और जो गोल की तरफ लाइंस हैं उनको गोल लाइंस कहते हैं। जो आप अभी देख रहे हो ये आपका पेनल्टी एरिया, जिसके अंदर गोलकीपर अपने हाथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ये है पेनल्टी स्पॉट। ये है सेंटर सर्कल और ये है सेंटर स्पॉट जहाँ बॉल रखा जाता है और यहाँ से मैच का शुरुआत होता है। फुटबॉल का गेम 2 टीम्स के बीच खेला जाता है। दोनों तरफ 11 प्लेयर्स ग्राउंड पे उतरते हैं। सिर्फ गोलकीपर हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं। टीम के बाकी 10 प्लेयर्स पूरी बॉडी का यूज कर सकते हैं सिवाय हाथों का। ग्राउंड के बाहर दोनों टीम्स के पास 6 सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स भी हो सकते हैं, लेकिन मैच के दौरान सिर्फ 3 सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स गेम में एंटर कर सकते हैं। मैच के स्टार्ट में दोनों टीम्स के 11 प्लेयर्स एक दूसरे से मिलते हैं, रेफरीज के साथ मिलते हैं, और फिर दोनों कैप्टन्स को बुलाया जाता है और एक टॉस किया जाता है। जो भी कैप्टन टॉस जीतता है उनके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। वो ग्राउंड का एक साइड चूज कर सकते हैं जिस तरफ उनको खेलना है, या वो किक ऑफ कर सकते हैं। किक ऑफ यानी कि बॉल सेंटर पॉइंट पे रखा जाएगा और गेम की शुरुआत पहले उस टीम से होगी। एक फुटबॉल का मैच 90 मिनट्स का होता है, 2 हाफ्स 45 मिनट्स और 45 मिनट्स का, और बीच का 15 मिनट का हाफ टाइम होता है। हाफ टाइम के बाद दोनों टीम साइड स्विच करेंगे और जिस टीम ने मैच का किक ऑफ किया था अब सेकेंड हाफ में दूसरा टीम किक ऑफ करेगा। मैच के दौरान इंजरीज हो सकती हैं, बॉल बाउंड्री के बाहर जा सकता है, तो रेफरी इस सब का हिसाब रख के 90 मिनट के बाद वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ऐड कर सकते हैं जिसको इंजरी टाइम कहते हैं। अगर 90 मिनट या पूरे मैच की लेंथ के बाद भी दोनों टीम्स के रिजल्ट एक ड्रॉ है या दोनों टीम्स ने इक्वल स्कोर किया तो वो एक्स्ट्रा टाइम में जा सकते हैं। एक्स्ट्रा टाइम यानी कि 15-15 मिनट के 2 एक्स्ट्रा हाफ खेले जाते हैं, और अगर इसके बाद भी दोनों टीम्स का ड्रॉ हुआ तो वो पेनल्टीज़ में जाते हैं, और पेनल्टीज़ में दोनों टीम्स को 5 पेनल्टीज़ मिलते हैं और 5 अलग अलग खिलाड़ी उस टीम के पेनल्टीज़ को लेते हैं। जौन सा भी टीम वो 5 पेनल्टीज से सबसे ज़्यादा स्कोर करते हैं वो टीम फाइनली जीतता है। अगर अटैकिंग टीम के खिलाड़ी ने बॉल मारा तो डिफेंडिंग टीम को एक गोल किक दिया जाता है पेनल्टी बॉक्स के अंदर से।
मैच के दौरान अगर एक प्लेयर दूसरे प्लेयर के साथ बदतमीजी से पेश कर रहे हैं या रेफरी से बुरी तरह से बात कर रहे हैं या प्लेयर को इंजरी कॉज करने की कोशिश कर रहे हैं या ज़बरदस्ती हाथ यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस पॉइंट से एक फाउल दिया जा सकता है और उस पॉइंट से एक फ्री किक दिया जाता है दूसरी टीम को। और फ्री किक 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट फ्री किक और इनडायरेक्ट फ्री किक। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फ्री किक्स में डिफेंडिंग टीम एक डिफेंसिव लाइन बना सकती है बॉल के 10 यार्ड्स की दूरी में। इनडायरेक्ट फ्री किक में खिलाड़ी को अपने खिलाड़ी को पास करना ज़रूरी है और वो प्लेयर डायरेक्टली गोल पे मार सकता है, लेकिन डायरेक्ट फ्री किक में जो प्लेयर फ्री किक ले रहा है वो डायरेक्टली गोल में मार सकता है। अब मैं आपको 2 बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में बताना चाहती हूँ जो ज़्यादातर ओवरलुक किया जाता है। पहला है ऑफसाइड रूल। जब टीम के एक खिलाड़ी के पास बॉल है और वो अपने स्ट्राइकर या फॉरवर्ड प्लेयर को पास देने की कोशिश कर रहे हैं, जिस समय वो बॉल उनके पैर से रिलीज हो रहा है उस समय अगर स्ट्राइकर डिफेंडर के लाइन में खड़े हैं तो ठीक है, डिफेंडर के पीछे खड़े हैं तो ठीक है, लेकिन अगर दूसरे टीम के डिफेंडर से थोड़ा सा आगे खड़े हैं तो उसको ऑफसाइड कहते हैं और उस पॉइंट से दूसरी टीम को एक फ्री किक मिलता है। दूसरा रूल है बैक पास रूल। तो बेसिकली अगर एक खिलाड़ी अपने खुद के गोलकीपर को बॉल पास कर रहे हैं पैर के साथ, तो गोलकीपर हाथ से बॉल नहीं रिसीव कर सकते, उनको भी पैर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर प्लेयर ने हेड या चेस्ट से बॉल वापस किया गोलकीपर को, तब वो हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर पैर से बॉल वापस आया है गोलकीपर को तो वो हाथ का यूज़ नहीं कर सकते। उस पॉइंट से एक फ्री किक दिया जाता है और उसको बैक पास रूल कहते हैं। एक मैच में कम से कम 3 ऑफिशियल्स होते हैं, एक मेन रेफरी जो गेम के अंदर रहते हैं प्लेयर्स के साथ और 2 असिस्टेंट रेफरीज जो साइड लाइन्स में भागते हैं गेम को नज़दीकी से देखने के लिए, ऑफसाइड रूल देखने के लिए और ऑफ कोर्स रेफरी को असिस्ट करने के लिए। हम बात करते हैं अब फुटबॉल पोजीशंस की। इसके लिए हम 4-4-2 फॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे समझाने के लिए, जो फुटबॉल में सबसे कॉमन फॉर्मेशन होता है। मैं हर पोजीशन के क्वालिटीज और बेसिक एबिलिटीज के बारे में बताऊंगी ताकि एंड में आपको शायद समझ में आए कि आपके लिए कौन सा पोजीशन बेस्ट हो सकता है। 4-4-2 यानी कि गोलकीपर के अलावा 4 डिफेंडर हैं, 4 मिडफील्डर हैं और 2 अटैकर्स हैं। जब गेम का शुरुआत हो जाता है और हमारी टीम अटैक कर रही है तो 4-4-2 फॉर्मेशन ऐसे लगता है और हम ये फॉर्मेशन लेके आज पोजीशन समझेंगे। हम शुरू करते हैं गोलकीपर के साथ। गोलकीपर आपकी टीम का इकलौता प्लेयर है जो अपने हाथ का इस्तेमाल कर सकता है पेनल्टी बॉक्स के अंदर। गोलकीपर के डायरेक्टली पीछे गोल है, तो अगर वो मिस्टेक करेंगे तो गोल के बहुत चांसेस हैं। इसका मतलब है कि गोलकीपर के पास प्रेशर सिचुएशन में काम रहना जरूरी है। उनको मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना है इसके लिए प्रेशर सिचुएशन में। और इसके अलावा गोलकीपर के पास ग्राउंड का सबसे अच्छा व्यू है और वो पूरी टीम को डायरेक्ट कर सकते हैं, डिफेंस को और मिडफील्ड को अपनी आवाज से डायरेक्ट करते हैं, तो उनका लीडरशिप क्वालिटी बहुत जरूरी है। इसके अलावा ऑफ कोर्स गोलकीपर का हाइट हो तो अच्छा है क्योंकि वो गोल को ज्यादा कवर कर सकते हैं। जब स्ट्राइकर आ रहा है बॉल के साथ तब वो ज्यादा गोल को कवर करते हुए देख के इंटिमिडेट हो सकते हैं। इसके अलावा रिफ्लेक्सेस और एजिलिटी बहुत होनी चाहिए गोलकीपर के पास, यानी कि अगर गोलकीपर गोल के लेफ्ट साइड पे खड़ा है और स्ट्राइकर ने राइट साइड पे बॉल मारा, उनको इतनी जल्दी रिएक्ट करना है और वहां पहुंचना है, उसके लिए एजिलिटी और रिएक्शन टाइम बहुत होना चाहिए बॉल को सेव करने के लिए। इसके अलावा गोलकीपर को ब्रेव भी होना चाहिए क्योंकि जब स्ट्राइकर आता है बॉल के साथ अकेले तो गोलकीपर को बेसिकली अपना बॉडी के साथ बॉल को रोकना है और ऑब्वियसली स्ट्राइकर्स के पास शॉट पावर बहुत होता है, उसके बावजूद गोलकीपर को जाना है और रिस्क लेना है एंड ब्रेव होना उनके लिए बहुत जरूरी है।
अब हम बात करते हैं हमारे मिडफील्ड लाइन की। मिडफील्ड लाइन हमारे अटैकर्स और डिफेंडर्स के बीच है, यानी कि जब हमारी टीम अटैक में से डिफेंस या डिफेंस में से अटैक में ट्रांजिशन कर रही है तो मिडफील्ड के थ्रू होता है। हम शुरू करते हैं हमारे दो बीच की मिडफील्ड पोजीशंस के साथ, जो हम सेंटर मिडफील्डर्स कहते हैं। सेंटर मिडफील्डर्स टीम के सबसे टेक्निकल और सबसे क्रिएटिव प्लेयर्स माने जाते हैं, क्योंकि इनके थ्रू हमारी टीम को अटैकिंग की अपॉर्चुनिटीज बनते हैं। सेंटर मिडफील्ड का पोजीशन एक्चुअली मेरा पोजीशन है कि गेम के बीच में जो भीड़ होती है उनको भीड़ से निकल के अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने होते हैं। कि इसके लिए उनके पास क्रिएटिविटी बहुत होनी चाहिए एंड उनके पास बॉल कंट्रोल और टेक्निकल एबिलिटी बहुत होनी चाहिए। ऑफ कोर्स इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है विजन। विजन यानी कि वो पूरा गेम को अच्छी तरह समझ रहे हैं और जहां अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं, जहां गैप्स उनको दिख रहा है, जहां वो बॉल पास कर सकते हैं अटैकर्स को, किस मोमेंट पे पास करना है, उन सब की अंडरस्टैंडिंग इस प्लेयर को सबसे ज्यादा होना चाहिए। हमारे राइट मिडफील्ड और लेफ्ट मिडफील्ड प्लेयर के बारे में बात करते हैं। जो ग्राउंड का राइट जोन है और लेफ्ट जोन है उनको विंग्स कहते हैं। इसके लिए हमारे राइट मिडफील्डर और लेफ्ट मिडफील्डर को हम राइट विंगर एंड लेफ्ट विंगर भी कहते हैं। हमारे विंगर्स के लिए 4 क्वालिटीज होना बहुत जरूरी है। नंबर 1 स्टैमिना, क्योंकि वो आगे जाते हैं अटैकर्स को सपोर्ट करने के लिए और पीछे आना पड़ता है डिफेंडर्स को सपोर्ट करने के लिए। 90 मिनट के लिए ऊपर नीचे भागना इजी नहीं है, स्टैमिना उनके लिए होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा स्पीड और ड्रिबलिंग स्किल्स होना बहुत जरूरी है। ड्रिबलिंग और स्पीड अगर अच्छा हो तो वो आसानी से अपोनेंट की डिफेंडर को बीट करके गोल की तरफ बॉल को ले सकते हैं और अटैक कर सकते हैं। और फोर्थ है उनका क्रॉसिंग का एबिलिटी। क्रॉसिंग यानी कि जब वो विंग के लाइन पे बॉल लेके जाते हैं उनको बॉल को क्रॉस करना पड़ता है ताकि उनके स्ट्राइकर या फॉरवर्ड प्लेयर बॉल को हिट करके या फिनिश करके गोल कर सकते हैं। तो उनका क्रॉसिंग का स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा ऑफ कोर्स अगर उनकी शूटिंग एबिलिटी अच्छी है तो ये काफी यूजफुल है, क्योंकि वो खुद बॉल को लेके गोल की तरफ एक शॉट ले सकते हैं। अब हम डिफेंस लाइन की तरफ आते हैं। डिफेंस लाइन के बीच के 2 प्लेयर्स जो हैं उनको सेंटर बैक्स कहते हैं, लेफ्ट सेंटर बैक और राइट सेंटर बैक। गोलकीपर के अलावा उनके पास ग्राउंड का सबसे अच्छा व्यू है, तो वो अपनी वॉइस के साथ गेम को लीड कर सकते हैं डिफेंस लाइन से। इसके लिए उनके पास लीडरशिप क्वालिटीज बहुत होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस एंड मेंटल स्ट्रेंथ बहुत होना चाहिए। यूजुअली इसलिए कैप्टन्स जो टीम के होते हैं, सेंटर बैक्स होते हैं, हमेशा नहीं लेकिन काफी कॉमन है, उनको फिजिकल एट्रीब्यूट्स में अगर हाइट है उनका और वो फिजिकली स्ट्रांग है तो काफी हेल्प करता है, क्योंकि ऑब्वियसली स्ट्राइकर्स और ओपोनेंट्स के अगेंस्ट उनको बॉल जीतना है एंड इसके लिए अगर उनके पास हाइट है, बॉल एयर में आए तो वो जल्दी पहुंच सकते हैं, या बॉल ग्राउंड में आए अपोनेंट के अगेंस्ट तो उनके लिए जीतने के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली हम बात करते हैं हमारे 2 अटैकिंग प्लेयर्स की। पूरी टीम की प्रेशर अटैकर्स पे है स्कोर करने के लिए और टीम को जिताने के लिए, इसलिए प्रेशर सिचुएशन में भी हमारे अटैकर्स को अच्छा करना पड़ता है। इसके लिए उनको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत कॉन्फिडेंट होना चाहिए, स्किल्स बहुत होनी चाहिए। स्किल्स यानी कि ड्रिबलिंग, शूटिंग, हेडिंग, सब चीज की अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए ताकि वो डिफेंडर्स को बीट कर सके और अटैक कर सके, गोल को स्कोर कर सके। इसके अलावा अगर स्पीड है और हाइट है तो इन फिजिकल एडवांटेजेस के साथ वो डिफेंडर्स को बीट करके स्कोर कर सकते हैं। तो स्पीड, हाइट, स्किल्स एंड ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस बहुत होनी चाहिए, जीतने की जुनून बहुत होनी चाहिए। तो ये था आपका 4-4-2 फॉर्मेशन के जो पोजीशंस के क्वालिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। याद रखें कि आपका कोच जरूरी नहीं है कि वो 4-4-2 फॉर्मेशन फॉलो करे, वो कोई भी और फॉर्मेशन फॉलो कर सकते हैं। फुटबॉल में काफी फॉर्मेशंस हैं, लेकिन जो मैंने आपको अभी समझाया बेसिक है, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आप समझ सको आप किस पोजीशन में शायद ज्यादा अच्छा कर सको। अब हम बात करते हैं आपके इंडिविजुअल ट्रेनिंग का।
आपको कौन सी चीजों पे फोकस करना चाहिए ताकि आप ओवरऑल एक बहुत अच्छा खिलाड़ी बन सको। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ एंड मैं इसको 2 हिस्से में बांट रही हूँ। पहला है ऑन द बॉल ट्रेनिंग यानी कि बॉल के साथ जो ट्रेनिंग करते हो आप, और दूसरा है ऑफ द बॉल ट्रेनिंग यानी कि बॉल के बगैर जो ट्रेनिंग होता है बॉडी और माइंड को फुटबॉल के लिए कंडीशन करने के लिए। तो हम शुरू करते हैं ऑन द बॉल ट्रेनिंग के साथ एंड इसको मैं 2 हिस्सों में बांट रही हूँ। पहला है आपकी बेसिक फुटबॉल स्किल्स, चाहे आप गोलकीपर हो या मिडफील्डर हो या स्ट्राइकर हो या जो भी पोजीशन आप खेलते हो, कुछ स्किल्स सारे फुटबॉलर्स के पास होनी चाहिए और ये है आपका ड्रिबलिंग, पासिंग, शूटिंग, रिसीविंग। इनफैक्ट अभी भी जो इंटरनेशनल प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं वो हर रोज अपनी बेसिक स्किल्स प्रैक्टिस करते हैं। आपका कॉन्फिडेंस बॉल के साथ बढ़ेगा एंड आई डोंट थिंक मुझे इस पॉइंट पे ज्यादा स्ट्रेस करना चाहिए क्योंकि सब लोग ऑलरेडी जानते हैं कि फुटबॉल में कुछ बेसिक स्किल्स हैं जो सबके पास होना चाहिए एंड इसका बार बार प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ऑन द बॉल ट्रेनिंग का जो दूसरा हिस्सा है वो है पोजिशनल स्पेसिफिक ट्रेनिंग यानी कि जो आपका पोजीशन है गेम में उसको बेहतर खेलने के लिए कौन सी स्किल्स चाहिए, क्योंकि हर पोजीशन में कुछ स्पेशल स्किल्स होते हैं एंड उसको ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि आप अपनी पोजीशन में स्टैंड आउट कर सको, अपनी पोजीशन में अच्छा खेल सको। मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। अगर मैं गोलकीपर हूँ तो गेम में अलग अलग टाइप के बॉल आते हैं और मुझे बॉल को सेव करना पड़ता है, तो प्रैक्टिस में भी ड्रिल्स करनी चाहिए मुझे जहाँ ऐसी सिचुएशन हो, अलग अलग टाइप के बॉल आए मुझे और मुझे सेव करना हो, ऐसी ड्रिल्स करना मेरे लिए जरूरी है। अगर मैं विंग्स पे खेलती हूँ तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्पीड के साथ बॉल को लाइन में लेके मुझे क्रॉस करना पड़ता है, तो मुझे क्रॉसिंग का बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा अगर मैं विंगर हूँ। एंड अगर मैं टीम की स्ट्राइकर या अटैकर हूँ तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं टीम के लिए स्कोर करूँ, इसलिए मैं ट्रेनिंग में भी ऐसे ड्रिल्स करूंगी जहाँ मुझे फिनिशिंग और शूटिंग वगैरह का बहुत प्रैक्टिस करना पड़े। यहाँ मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ और वो है कि जो भी ड्रिल्स आप प्रैक्टिस करती हो आप अपनी वीकर फुट के साथ भी प्रैक्टिस जरूर करो, आपके फुटबॉल करियर में बहुत हेल्प करेगा। हम आते हैं अब ऑफ द बॉल ट्रेनिंग पे। ऑफ द बॉल ट्रेनिंग का मतलब कि बॉल के बगैर जो ट्रेनिंग होता है अपनी बॉडी और माइंड को फुटबॉल के लिए रेडी करने के लिए। ये एक्चुअली जब आप यंग खिलाड़ी होते हो स्पेशली ऑफ द बॉल ट्रेनिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, लेकिन ऑनेस्टली ऑफ द बॉल ट्रेनिंग और ऑन द बॉल ट्रेनिंग इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या आपको मालूम है कि 90 मिनट के मैच में एक खिलाड़ी को बॉल के साथ कॉन्टैक्ट सिर्फ 1 और 1.5 मिनट के बीच का होता है, बाकी 89 मिनट्स का वो विदाउट बॉल रहते हैं। तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए, अपनी बॉडी को कंडीशन करने के लिए और अपना पोजीशन समझने के लिए ये सब ट्रेनिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ऑफ द बॉल ट्रेनिंग का क्विकली हम बात करते हैं। मैं ऑफ द बॉल ट्रेनिंग को भी 2 हिस्सों में बांट रही हूँ। पहला है स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, जो है बॉडी को कंडीशन करना 90 मिनट के मैच के लिए। फुटबॉल एक फिजिकली डिमांडिंग स्पोर्ट है, यानी कि आपका फिजिकल एबिलिटी बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके पास इंड्योरेंस या स्टैमिना बहुत होनी चाहिए। 90 मिनट भागना इजी नहीं है। बाकी आपका स्पीड, आपका फिजिकल स्ट्रेंथ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आपका एजिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत होनी चाहिए। तो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का यही मतलब है कि आप ऐसे एक्सरसाइजेस करो, चाहे वो जिम में हो या जिम के बाहर हो, फील्ड पे, जो आपके बॉडी को फुटबॉल के लिए रेडी करे। आपने 100% फुटबॉलर्स को जिम में देखा होगा, वो अपनी स्ट्रेंथ पे बहुत प्रैक्टिस करते हैं, वो अपनी एजिलिटी पे बहुत प्रैक्टिस करते हैं एंड ये आपको भी अपनी ट्रेनिंग में डेफिनेटली इंक्लूड करना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप करेक्ट टाइप का स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपके इंजरीज के चांस बहुत कम है, क्योंकि आपका बॉडी बहुत स्ट्रांग होगा और किसी भी सिचुएशन के लिए रेडी होगा। अब हम आते हैं ऑफ द बॉल ट्रेनिंग की सेकंड हिस्से पे और वो है पोजिशनल इंटेलिजेंस। ये आपके घर से भी हो सकता है एंड इसके लिए बॉल की जरूरत नहीं है।
बेसिकली आपको ऐसे एक या दो इंटरनेशनल खिलाड़ी को फॉलो करना चाहिए जो आपका पोजीशन खेलते हैं और उनके बहुत गेम्स, उनके बहुत वीडियोस देखना चाहिए ताकि आपको समझ में आए कि उस पोजीशन में आपको कैसे मूव करना चाहिए। अगर बॉल ग्राउंड की दूसरी तरफ है तो आपका बॉडी लैंग्वेज कैसे होना चाहिए। जैसे मैंने बोला 90 मिनट के मैच में आप सिर्फ कांटेक्ट बॉल के साथ 1 मिनट का कर रहे हो, बाकी 89 मिनट्स के लिए भी आपको अपने टीममेट्स के लिए, अपनी टीम के लिए यूजफुल रहना है और कैसे, किस पोजीशन में कैसे आपको मूव करना चाहिए, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसे होना चाहिए, ये सब आपको सिर्फ वीडियोस देख के, दूसरे इंटरनेशनल खिलाड़ी को देख के आपको इसका समझ आएगा एंड इससे आपका गेम इंटेलिजेंस, आपका पोजिशनल इंटेलिजेंस इम्प्रूव होगा और ये ऑब्वियसली आप अपने गेम्स में भी अप्लाई कर सकते हो और धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अब जो हम समझ गए हैं कि ट्रेनिंग में ऑन द बॉल ट्रेनिंग भी इम्पोर्टेंट है, ऑफ द बॉल ट्रेनिंग भी इम्पोर्टेंट है, हम अपना ट्रेनिंग सेशन कैसे प्लान कर सकते हैं। अब यूजुअली जब मैं ट्रेनिंग करती हूँ तो मेरा ट्रेनिंग कम से कम 1.5 घंटे का होता है एक दिन में, क्योंकि ऑब्वियसली मैच भी 90 मिनट का होता है तो मेरा ट्रेनिंग 90 मिनट्स का भी होता है एंड मैं ये सारे एलिमेंट्स को एक सेशन में भरती हूँ। तो मैं अपना कंडीशनिंग, अपना स्ट्रेंथ, अपना स्किल और अपना पोजीशन का ट्रेनिंग सब कुछ ऐसे प्लान करती हूँ कि वो 90 मिनट में सारा कुछ कवर हो जाए। कभी कभी मैं ऐसे दिन भी निकालती हूँ जब मैं सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रही हूँ एंड कुछ ऐसे दिन होते हैं जब मैं सिर्फ स्किल पे प्रैक्टिस कर रही हूँ। अगर आपके पास कम टाइम हो तो आप अपना हफ्ता ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो कि ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ऑन द बॉल और ऑफ द बॉल ट्रेनिंग का आप एक वीक में कवर कर सको अलग अलग दिन पे। मुझे ये मौका लेना है ये बताने के लिए कि जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो 7 में से 7 दिन आप ट्रेनिंग नहीं कर सकते। आपके लिए रिकवरी डेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अपने पोटेंशियल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे, अपना मैक्सिमम एबिलिटी कभी नहीं पहुंच पाओगे अगर आप अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं देते। तो अपने हफ्ते का जो शेड्यूल है आप डेफिनेटली उसमें 1 या 2 रेस्ट डे देना अपने आप को। एंड जरूरी नहीं है कि आप कुछ ना करो उस दिन, एक्टिव रिकवरी भी होती है जो आप स्विमिंग कर सकते हो या योगा कर सकते हो, वो एक्टिव रिकवरी डे माना जाता है। लेकिन रिकवरी डेज का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है एक परफॉर्मर, एक फुटबॉलर की एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। इसके साथ साथ मुझे ये भी बोलना है कि जो वार्म अप एक्सरसाइजेस होते हैं ट्रेनिंग के पहले बॉडी को रेडी करने के लिए और जो कूल डाउन एक्सरसाइजेस होते हैं ट्रेनिंग के एंड में, जो स्ट्रेचेस वगैरह होते हैं बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज अपनी रिकवरी, अपनी स्ट्रेचिंग, इन सब चीजों पे डेफिनेटली फोकस करो, नहीं तो फिर आपको इंजरीज होंगी एंड आपका बॉडी बहुत स्टिफ होगा, जल्दी स्टिफ होगा और आपका स्पीड, आपका स्टैमिना धीरे धीरे कम होते जाएगा। अगर आपके पास अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी रहा तो आपका फुटबॉल का करियर लंबा हो सकता है और आप अपने टॉप फिटनेस पे रह सकते हो लंबे समय के लिए। फाइनली, अगर आपको एक अच्छा खिलाड़ी बनना है, जहाँ तक ट्रेनिंग की बात होती है, टीम ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंड में फुटबॉल एक टीम स्पोर्ट है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी टीम के साथ ट्रेन करो और अगर आपके पास एक टीम नहीं है तो आप जाओ, ट्रायल्स के लिए जाओ, अपनी स्टेट टीम के ट्रायल्स के लिए जाओ, स्कूल की टीम के लिए खेलो, कॉलेज की टीम के लिए खेलो, जहां भी आपको खेलने का मौका मिले आप खेलने की कोशिश करो क्योंकि जितने मैचेस, जितने गेम्स आप खेलोगे आप ज्यादा बेहतर खिलाड़ी बनोगे और जो भी आप ट्रेनिंग इंडिविजुअली कर रहे हो फाइनली आपकी गेम में आप अप्लाई कर सकते हो और जैसे आप ज्यादा मैचेस खेलोगे आपका मैच्योरिटी फुटबॉल में बढ़ेगा एंड ऐसे ही आप बेहतर खिलाड़ी बन सकते हो। चलो अब हम एपिसोड एक चैलेंज के साथ खत्म करते हैं। चैलेंज के लिए हमें 2 चीज की जरूरत है। पहला है फुटबॉल और दूसरा है मार्कर। हमें 3 मार्कर की जरूरत है। अगर मार्कर नहीं है कोन यूज कर सकते हो, अगर 3 कोन नहीं है तो आप जुराब या बोतल या किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हो। तो हम देखते हैं क्या करना है चैलेंज में। तीनों मार्कर को एक सीधे लाइन में रखना है जैसे आप देख रहे हो। तीनों मार्कर को एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी में रखना है।
बॉल को आप पहले मार्कर पे रखोगे और यहाँ से शुरुआत होगी 10 टो टैप से। टो टैप्स ऐसे लगते हैं, 10 टो टैप के साथ शुरू करोगे और फिर इमीडिएटली आपको ड्रिबल करना है बीच के मार्कर पे, जहां आप टर्न करोगे बॉल के साथ, वापस पहले मार्कर पे, वहां से टर्न करके थर्ड मार्कर तक, वापस फर्स्ट मार्कर पे, जहां बॉल को रोकोगे और स्प्रिंट करोगे। इसको शटल स्प्रिंट्स कहते हैं। वापस पहले मार्कर से आप बॉल लोगे और सेम चीज़ ड्रिबल बीच मार्कर तक, फिर थर्ड मार्कर तक, बॉल को रोकोगे और फिर से शटल स्प्रिंट्स। और जैसे आप फर्स्ट मार्कर पहुंचोगे आपका सर्किट खत्म। ओके, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि ये आपको 2 बार 30 सेकंड यानी कि 30 सेकंड के अंदर खत्म करना है। चलो देखते हैं अगर मैंने 30 सेकंड के अंदर खत्म किया कि नहीं। चलो अब आपकी बारी। आपको ये सेम चैलेंज 30 सेकंड्स के अंदर खत्म करना है। उसको रिकॉर्ड करो और अपलोड करो व्हाट्सएप पे, ठीक है? ऑल द बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ रचा पिनव्हील रोबोटिक्स की तरफ से और आज मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाते हैं ये कॉइन शूटर। ये स्टेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक प्रोजेक्ट है। अब अगर आप सोच रहे होंगे स्टेम होता क्या है, नहीं, ये वो पेड़ पौधों वाला स्टेम नहीं है। ये एक लर्निंग कॉन्सेप्ट है, एक नए तरीके का लर्निंग कॉन्सेप्ट। तो चलिए जानते हैं आखिर ये स्टेम एग्जैक्टली होता क्या है। स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। जब हम ये सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स को एक साथ में इसकी नॉलेज को यूज करते हैं, इसको बोलते हैं एक स्टेम बेस्ड लर्निंग अप्रोच। ये एक प्रैक्टिकल तरीका है किसी सब्जेक्ट को समझने का। इस बात को मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे कि मैं आपको एक प्रोडक्ट दूं, धनुष, बाण, बो एंड एरो, ये आपको बनाना है, ये आपका प्रोडक्ट है जो आपको बनाना है। तो जब आप इसे बनाएंगे तो आप इसके बारे में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे कि कैसा मटेरियल यूज करना है, कितना डायमेंशन होना चाहिए, क्या इसका शेप होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए स्ट्रिंग, कितनी बड़ी होनी चाहिए एरो, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस। तो ये जब इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप निकालते हो, कैसे निकाल सकोगे? जब आप खुद बनाएंगे। तो ये जब आप प्रैक्टिकली खुद बनाएंगे, एक छोटा मिनी मॉडल बनाएंगे जिसको हम प्रोटोटाइप बोलते हैं। तो वो आपका, जब आप एक बनाते हैं किसी प्रोडक्ट को एज अ सैम्पल, उस टाइम में आप बहुत चीज़ें लर्न करते हैं, क्योंकि इससे पहले आपने ऐसा कुछ भी नहीं बनाया होता है। और जब आप कुछ बनाते हैं तो आप बहुत चीज़ें लर्न करते हैं, क्योंकि आप बहुत से कॉन्सेप्ट जो आप बुक्स में पढ़ते हो उन सबको आप एक्चुअली रियल टाइम में अप्लाई कर रहे होते हो किसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए। इसी तरीके को, इसी प्रैक्टिकल लर्निंग तरीके को बोलते हैं स्टेम बेस्ड लर्निंग अप्रोच। और आज का हमारा प्रोजेक्ट कॉइन शूटर इसी अप्रोच पे बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा प्रोजेक्ट। इस कॉइन शूटर को बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी एक कार्डबोर्ड की, स्केल मेजरमेंट के लिए सेलो टेप, पेंसिल, सिजर्स, रबर बैंड, नॉर्मल कोई भी रबर बैंड ले लीजिए, और ग्लू, और कॉइन की ज़रूरत होगी हमें। अगर आप 1 रुपये का कॉइन, 1 रुपये का सिक्का यूज कर रहे हैं, इसको बुलेट जैसा, तो हम कहेंगे कि इससे थोड़ा सा बड़ा, देखिए 2 रुपये का जो सिक्का होता है वो 1 रुपये से थोड़ा बड़ा होता है। तो हम इसका मेजरमेंट लेंगे होल को बनाने के लिए। और हमें चाहिए होगा एक पेपर कटिंग नाइफ। अब इसे यूज करने के लिए किसी बड़े का रहना आपके साथ ज़रूरी है जब आप इसे यूज़ करें, क्योंकि ये
शार्प होता है और इससे लगने का खतरा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। हम लेंगे कार्डबोर्ड और उस पे मार्क करेंगे 15 सेंटीमीटर बाय 7 सेंटीमीटर के 2 रेक्टेंगल। इसके बाद हम यूज करेंगे एक पेपर नाइफ और उसे यूं स्केल की मदद से काट लेंगे। याद रखिएगा जब भी आप नाइफ यूज करें तो आप के साथ में किसी बड़े जने का होना जरूरी है। अब ये रहे 2 पीसेस हमारे जो हमने काटे थे 15 बाय 7 सेंटीमीटर के। अब हमें 2 स्ट्रिप्स काटनी हैं 1.4 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर की, जिसे हम यहाँ पे स्टिक करेंगे। अब इसे काटेंगे। ये हमने 2 स्ट्रिप्स काट ली हैं। अब हम एक फिर से रेक्टेंगल काटेंगे 15 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर का, जो कि हमारा मूविंग पार्ट होगा इसके बीच में। ये हमें एक रेक्टेंगल मिल गया है। अब हमें एक बड़े रेक्टेंगल पीस में सेंटर पे बनाना है एक सर्कल, जो कि हम एक 2 का कॉइन यूज करके एक 2 का सिक्का यूज करेंगे, 2 रुपए का सिक्का, और इससे हम एक सर्कल बना लेंगे और उसे काटेंगे पेपर नाइफ के थ्रू। अब जब सर्कल काटते हैं तो पेपर नाइफ से जब हम सर्कल काटते हैं तो हमें बहुत ही स्लो करना चाहिए उसे। अगर हम जल्दी में करेंगे तो कार्डबोर्ड के फटने का डर होता है। देखिए अब हमने एक सर्कल बना लिया है इस तरह से। अब हम बहुत ही छोटा सा खोलिएगा नाइफ को और बिल्कुल धीमे धीमे स्लो मोशन पे आप ये सर्कल करेंगे, अदरवाइज ये यहाँ से फट जाता है। इसके बाद आप इसे यूं खोल सकते हैं और यहाँ पे आपको एक छेद मिल गया। अब हम एक स्ट्रिप इसके अराउंड लगाएंगे, जो कि थोड़ा इसका बॉर्डर हो जाएगा वो। अब हम एक 2.5 सेंटीमीटर का और 15 सेंटीमीटर हाइट का एक और स्ट्रिप काटेंगे, जो कि हम इस पीस के पूरा सराउंडिंग में लगाएंगे। अब ये हमें स्ट्रिप मिल गया। अब ये जो स्ट्रिप है इसे हमें ये जो ऊपर का कवर है ये निकालना है। अब ये हमें मिल गया, हम इसे थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे। अब हमें इसे मेजर करना है इसकी, ताकि ये सारी ऐसे पूरा ऐसे कवर कर ले। तो हमें ये मेजर करना है और इसके मेजरमेंट के हिसाब से हम यहाँ पे कट करेंगे और उतना बड़ा स्ट्रिप हम लेंगे। हमने वो ऊपर का पेपर इसलिए हटाया था क्योंकि जब उसे हटा देते हैं तब ये कार्डबोर्ड हो जाता है काफी फ्लेक्सिबल। देखिए इस तरीके से आप मेजर करके अंदर से मार्क कर लीजिए लाइन, और जो लाइन मिली अब हम इधर ये काट लेंगे। ये हमारा पीस यूज होगा इसके कवर करने के लिए। अब हम एक सेलो टेप से इसको जोड़ देंगे ताकि वो एक सर्कल गोलाकार शेप दे दे हमें। इस तरीके से
एक सेलो टेप से इसे जोड़ सकते हैं। बाकी ये अभी भी जुड़ा हुआ नहीं है, हम इसको फेविकॉल की मदद से, कोई भी आपके पास जो ग्लू हो, जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग ग्लू हो, उसकी मदद से हम यहाँ पे इस पे जोड़ेंगे इसे। अब ग्लू की मदद से हम इधर ग्लू लगाएंगे और इसके चारों बाजू ग्लू लगा के इसे यहाँ पे चिपका देंगे, कुछ ऐसे। इसे थोड़ा पकड़ के रखना पड़ेगा क्योंकि इसे थोड़ा सूखने में टाइम लगता है। अब हम इस पीस को, ये हमारा बेस पीस होगा और ये होगा हमारा ऊपर का पीस। इन दोनों के पीस के बीच में हमें थोड़ा सा गैप चाहिए जिससे कि कॉइन निकल सके। उसके लिए हम यूज करेंगे ये दोनों स्ट्रिप जो हमने काटी थी, इनको भी हम यहाँ पे ग्लू कर देंगे। तो ये हो गया हमारा बेस का पीस और ये पीस हमारा जाएगा इसके बीच में और ये मूव करेगा आगे पीछे। पर ये हमें चिपकाना नहीं है, ये हमारा मूविंग पीस है। हमें इस बेस, ये वाला जो कवर है जिसपे हमने ये कॉइन का स्लॉट बनाया है, इसे हमें चिपकाना है इसके ऊपर अभी इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा बेस। इसे हम थोड़ी देर रखेंगे सूखने के लिए। तब तक के लिए हम इस पीस से काम करेंगे जो ये हमारा मूविंग पीस है। इस पे हमें रबर बैंड लगानी है। इसके लिए हमें एक स्लॉट बनाना पड़ेगा जहां पे हम अपनी रबर बैंड को अटैच करेंगे। इस स्ट्रिप के सेंटर पे आप 3 सेंटीमीटर बाय 1.3 सेंटीमीटर का एक ऐसा स्लॉट बनाएंगे। इसे हम काटेंगे, पर ये पूरा हम नहीं काटेंगे, हम सिर्फ यहाँ और यहाँ पे काटेंगे जहां पे हम अपने रबर बैंड को अटकाएंगे। देखिए हमने इसे ऐसे काटा है कि यहाँ से इस तरीके का स्लॉट बना हुआ है, पर हमें इसे पूरी तरीके से नहीं काटना है। तो अब ये हमारा पीस जाएगा, ये सूख चुका है, ये पीस हमारा जाएगा इसके बीच में और ये इस तरीके से मूव होना है। अब हम एक रबर बैंड लेंगे और ये स्लॉट के बीच में से बल्कि रबर बैंड को यहां से शुरू करें, इसके अराउंड आप लगाएं और फिर यहां से पुल करके उसे इन स्लॉट के बीच में उसे यहां से ये स्लॉट के बीच में ले जाएं। अगर रबर बैंड टाइट नहीं हो, आपको ये देखना है कि जब आप इसको खींचें तो ये अपने आप से अपनी जगह पे आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो इस रबर बैंड को हम ये नॉच पे यूं टाइट कर देंगे, तो यहां से ये टाइट हो सकता है। अब हम करेंगे इसकी टेस्टिंग। जब आप रखेंगे इसके अंदर एक कॉइन, क्योंकि हमने 2 रुपए के कॉइन से, 2 रुपए के सिक्के से इसको मेजर किया था, तो इसके अंदर अगर हम 1 रुपए का सिक्का रखेंगे तो जब हम इसे करेंगे तो ये एक्चुअल शूट करने के लिए यूज हो पाएगा। कि आखिर ये कॉइन शूटर काम कैसे करता है। जब हम इसमें 1 रुपए का ये सिक्का इधर डालते हैं, इसे खींच के छोड़ते हैं तो हमारा निशाना लगता है। आखिर ये होता कैसे है? ये जो रबर बैंड है, जब हम इसे खींचते हैं तो एक पोटेंशियल एनर्जी जेनरेट होती है जो छोड़ने पे काइनेटिक एनर्जी पे कन्वर्ट हो जाती है।
और हम लगा पाते हैं अपना निशाना। आप सभी बच्चों से यह अनुरोध है कि आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और अपनी एंट्रीज को हमारे पास भेजिए। आप अपनी एंट्रीज हमें 3 तरीकों से पहुंचा सकते हैं। पहला, व्हाट्सएप द्वारा इस नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है 9321961744 9321961744। दूसरा, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस मेल आईडी पे BEPCDDPROGRAM@gmail.com, या आप हमें डाक के माध्यम से भी अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं इस पते पर। गुणवत्ता संभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर, सैदपुर, राजेंद्र नगर, पटना 800004। बच्चों, आपको अपनी एंट्रीज हमें इस प्रारूप में भेजनी है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, फिर विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा और एकदम अंत में जिला। इस तरह से लिखकर आप अपनी एंट्रीज हम तक पहुंचा सकते हैं। और याद रखें, आप हमें अपनी एंट्रीज आने वाले शुक्रवार शाम 6 बजे तक ही भेज सकते हैं। धन्यवाद। आज मैं सुनाने वाली हूँ आपको एक ऐसी कहानी जो एक लड़के के बारे में है जिसका नाम है अहमद। अहमद क्या करता था? अहमद पेड़ काटता था। कटे हुए पेड़ मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते क्योंकि पेड़ मेरे बहुत फेवरेट है, लेकिन फिर भी कहानी सुननी तो जरूरी है ना। तो ये जो अहमद था वो मेहनत तो बहुत करता था, तगड़ा इंसान था, स्ट्रॉन्ग, लेकिन उसके पास काम नहीं था। काम न होने की वजह से निराश रहता था, अपसेट रहता था। उसने ये डिसाइड कर लिया था कि अगर मुझे कोई काम दे दे तो मैं इतनी जान लगा दूंगा, इतनी मेहनत करूंगा कि मुझे फिर कभी काम की कोई कमी ही ना हो। और उसकी मुराद तो भगवान ने सुन ली, अल्लाह ने सुन ली और उसे मिल गया काम दूसरे दिन। अब ये काम उसको ऐसा मिला कि वहाँ उसकी बॉस ने उसको बोला, देख अहमद, मेरे पास जगह बहुत है, 100-200 पेड़ हैं और मुझे वहाँ घर बनाना है। तू 100-200 पेड़ काट पाएगा मेरे लिए? अहमद हो गया खुश और अहमद ने बोला, सर, माँ कसम, गॉड प्रॉमिस, आप मुझे सिर्फ काम दे दीजिए, मैं इतना बढ़िया काम करूंगा कि आप कभी कंप्लेन नहीं कर पाएंगे। और अहमद ने शुरू किया काम। दूसरे ही दिन से वो अच्छी खासी कुल्हाड़ी लेके गया और चालू हो गया पेड़ काटने को, एक के बाद एक। और उस दिन उसने काटे कुछ 15 पेड़। 15 पेड़ काट के जब वो अपने बॉस के पास गया तो उसका बॉस तो एकदम शॉक्ड कि अहमद, 15 पेड़ एक दिन में, इट इज फैंटास्टिक। अब ये मोटिवेशन मिलने के बाद अहमद की बैटरी और भी चार्ज हो गई और अहमद ने डिसाइड किया कि अब तो मैं सर को रोज 15 पेड़ काट के दिखाऊंगा और फिर वो खुश होके शायद मुझे इनाम भी दें। तीसरे दिन वो फिर काम पे गया, वही कुल्हाड़ी, वही पेड़, और इस दिन भी उसने डिसाइड किया आज भी 15 पेड़ काट के मुझे बॉस को कुछ भी करके दिखाना ही है। लेकिन ब्रेक लिए बिना भी लगातार जब वो पेड़ काटता रहा, उस दिन उससे 15 पेड़ नहीं कटे। उस दिन वो सिर्फ 13 पेड़ काट पाया। थोड़ा सा निराश होके बॉस के पास गया और बॉस ने बोला, कोई बात नहीं अहमद, होता है कभी कभी। अब आया काम का चौथा दिन। आज फिर वही डिटर्मिनेशन, वही प्रॉमिस लेके, वही कुल्हाड़ी लेके वो फिर से गया अपने जंगलों में और फिर से डिसाइड किया आज फिर 15 पेड़। लेकिन इस दिन भी उससे सिर्फ 10 या 12 पेड़ ही कटे। अब अहमद का कॉन्फिडेंस डगमगाने लगा था। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। मेरे काम को किसी की नजर लग गई क्या? क्यों मैं 15 पेड़ नहीं काट पा रहा हूँ? अगर मेरे बॉस नाराज हो गए और किसी और को काम दे दिया तो ये काम भी जाएगा हाथ से।
अब ऐसे विचार कर करके उसकी मेंटल स्टेट, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ सब कुछ कम होने लगा। फिर थक हार के मुंह लटकाए जब अहमद बैठा था तो उसके बॉस ने उसे पूछा, क्या हो गया अहमद? मुझे पता है तुम बहुत मेहनत करते हो, इतने निराश क्यों हो गए हो? अहमद ने बोला, सर समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या करूं? तो बॉस ने पूछा, तुमने लास्ट टाइम अपनी कुल्हाड़ी की धार कब तेज की थी, ये सोच के बताओ। और अहमद को लगा, कुल्हाड़ी की धार, ये तो मैंने बहुत वक्त से नहीं की। सर ने बोला, आज बैठ के सिर्फ अपने कुल्हाड़ी की धार तेज करो और रोज 10-10 मिनट काम के बीच में अपने कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाओ। फिर देखते हैं 15 पेड़ कटते हैं या नहीं। और उसके बाद अहमद लग गया अपने कुल्हाड़ी की धार तेज करने में। रोज कुल्हाड़ी की धार तेज करता था और फिर हुआ क्या? कटे उससे 15 पेड़, 16 पेड़, रोज से भी ज्यादा। और अहमद तो खुश खुश जैसे याहू। भाई हम भी अहमद की तरह रोज घिसते जाते हैं, रगड़ते जाते हैं अपने आप को। कभी हमारी कुल्हाड़ी की धार तेज करने के लिए रुकते नहीं हैं। सुबह से रात काम करते हैं, रात को थक जाते हैं, सुबह फिर से शुरू। और जरूरी नहीं है कि अगर हम पेड़ काट रहे हैं तो ही हमारे पास कुल्हाड़ी होनी चाहिए। हमारी कुल्हाड़ी क्या है? हमारी कुल्हाड़ी है हमारा दिमाग, हमारी ताकत, हमारा शरीर। हमारी कुल्हाड़ी है हम में जो भी स्मार्टनेस है, जो भी स्किल्स हैं। अगर आप पेंटिंग अच्छा करते हैं तो पेंटिंग करना आपकी कुल्हाड़ी है। अगर आप चाय बनाने वाले हैं तो चाय बनाना आपकी कुल्हाड़ी है। आपका काम सिर्फ इतना ही है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप सबसे बेस्ट हो, उसमें आपको कोई मात ना दे सके। काम कभी भी छोटा या बड़ा होता ही नहीं है। काम तो काम होता है, फिर चाहे कोई भी काम हो, लेकिन उसमें हमें सब कुछ सीखना चाहिए। अगर मेरा काम रोटी बनाना है तो मुझे ये चाहिए कि मैं सबसे फास्ट, सबसे पतली, सबसे अच्छी, सबसे फूलने वाली सब आटों की रोटी बना सकूं और मेरे जैसी रोटियां कोई और ना बना सके। वैसे ही आप जरा सोचिए कि आपकी कुल्हाड़ी क्या है और उस पे काम कीजिए। आप ये गलतफहमी में मत रहिएगा कि आपके पास जो काम अभी है वो आपको अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए आप अपनी कुल्हाड़ी को तेज नहीं कर रहे हैं। ये सोच के कि जब मुझे कोई सरकारी नौकरी मिल जाएगी तब मुझे देखना, तब मैं अपनी कुल्हाड़ी रोज रोज तेज करूंगी, ऐसा कभी नहीं होता। हमारी आदतें एक जैसी ही बनी रहती हैं। अगर आप अपनी कुल्हाड़ी को आज तेज कर सकते हैं, अगर आप अपने स्किल्स को आज बेटर कर सकते हैं, अगर आप अपने इंटेलिजेंस को आज शार्प कर सकते हैं, तो यहीं से शुरुआत होके आप सरकारी नौकरी तक पहुंचेंगे या किसी और ऊंचे ओहदे तक पहुंचेंगे। इसलिए शुरू तो हमको अभी से ही करना है। जैसे अहमद रोज 15-16 पेड़ काटता था, वैसे आपको भी नई नई चीजें जीतनी है। जब हम हमारी कुल्हाड़ी को तेज नहीं करते तो पता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हमारे पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना। अगर आपने आपके स्किल्स को, आपकी इंटेलिजेंस को, आपकी विजडम को, आपकी नॉलेज को और शार्प नहीं किया और नहीं बढ़ाया तो कोई और अपनी कुल्हाड़ी को शार्प कर देगा, तेज कर देगा और आपसे बेटर काम करेगा, आपसे ऊंचे ओहदे पे चला जाएगा और आप रह जाएंगे अहमद के जैसे निराश और अपसेट। इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम सब में एक सुपर पावर है, हम सब में एक ताकत है, एक ब्यूटी है कि हम जहां चाहे वहां पहुंच सकते हैं। तो आप मुझे कुछ तरीके बताएंगे या कोई प्लान बताएंगे कि आप अपनी कुल्हाड़ी को कैसे तेज करने वाले हैं? तो मैं आपको फिर मिलूंगी एक और एपिसोड में कुछ और कहानियों और नुस्खों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम काव्यल सिदानी। बहुत जल्द हम आपके लिए लेके आने वाले हैं एक जबरदस्त मस्ती भरा पावर पैक्ड शो
जिसको होस्ट करेंगे हम। ये हैं आपकी होस्ट, आपके खुशियों की डॉक्टर, आपके स्वस्थ और मस्त रहने का जरिया, आपकी काउंसलर काबिल सेडानी। और ये है केतन सिंह। बस इतना ही। हमारे शो पर आप बहुत कुछ सीखेंगे, और सीखने का मतलब ये नहीं कि रोते रोते सीख रहे हैं कि हम आपको पूरे मस्ती और फुल पावर के साथ बहुत कुछ सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? कम्युनिकेशन स्किल्स, उद्यमी बनना, सोशल स्किल्स, बिजनेस के लिए फंडिंग कैसे लाना, नए नए बड़े बड़े आइडियाज, एंटरप्रेन्योरशिप और बहुत कुछ। और अगर आपको लगता है उद्यमी क्षेत्र सिर्फ लड़कों के लिए है, जी नहीं, ये क्षेत्र महिलाओं के लिए भी उतना ही पावरफुल है, और हम चाहेंगे कि महिलाएं भी बढ़ चढ़कर इसका हिस्सा बने। तो हमारे शो का नाम है द युवा उद्यमी कौशल शो। देखना ना भूलिए। बिल्कुल नहीं। हेलो इंडिया, नमस्कार। पेरेंट्स के लिए बच्चों को अवार्ड्स मिलने की खुशी सबसे अधिक होती है, और अगर ये अवार्ड्स ऐसे आइडिया इनोवेशन के लिए मिले जो दूसरों की जिंदगी को आसान बना दे, तो ये और भी बढ़ जाती है। देश भर के हजारों बच्चे विज्ञान पर आधारित अपने आइडिया इनोवेशन के लिए पहचान और सम्मान पा रहे हैं और नए भारत के निर्माण का हिस्सा बन रहे हैं। आप भी 6ठी से 10वीं कक्षा में पढ़ रहे अपने बच्चों को DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। अधिक जानकारी के लिए गूगल करें इंस्पायर अवार्ड्स मानक।